सोचिए, आपके सामने एक विशाल पहाड़ खड़ा है। न कोई आधुनिक मशीन, न कोई क्रेन, न कोई बुलडोजर और न ही आज जैसी कटिंग टेक्नोलॉजी। अब कोई आपसे कहे, इस पूरे पहाड़ को काटकर इसके अंदर एक मंदिर निकालना है। आप शायद हंसेंगे, लेकिन भारत में ऐसा मंदिर मौजूद है। और वह भी कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं। यह एक ऐसा विशाल मंदिर है जिसे देखकर आज भी इंसान कुछ पल के लिए सोचने पर मजबूर हो जाता है। आखिर इसे बनाया कैसे गया था? यह है महाराष्ट्र की एलोरा गुफाओं में मौजूद कैलाश मंदिर। लेकिन इस मंदिर की सबसे अजीब बात इसकी खूबसूरत मूर्तियां नहीं हैं, न ही इसकी विशालता और न ही इसकी प्राचीनता। सबसे बड़ा सवाल कुछ और है। इसे बनाया नहीं गया था। हाँ, आपने सही सुना। इसे पत्थरों को जोड़कर खड़ा नहीं किया गया, बल्कि एक विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे तक काटा गया और उस चट्टान के अंदर से एक पूरा मंदिर बाहर निकाला गया। अब यहां से कहानी दिलचस्प होती है, क्योंकि अगर आपने कभी पत्थर काटने का काम देखा है तो आप जानते होंगे कि एक छोटी सी चट्टान को काटना भी आसान नहीं होता। लेकिन यहां कारीगरों को केवल कुछ पत्थर नहीं काटने थे, उन्हें एक विशाल पहाड़ी चट्टान को इस तरह काटना था कि मंदिर की दीवारें सही जगह रहें, स्तंभ सही जगह रहें, मूर्तियां सही जगह रहें, छत का संतुलन बना रहे। और सबसे बड़ी बात, एक गलती का मतलब हो सकता था पूरे काम का बर्बाद हो जाना। क्योंकि जब आप पत्थर जोड़कर मंदिर बनाते हैं तो गलती होने पर पत्थर बदला जा सकता है। लेकिन यहां एक बार पत्थर काट दिया तो वापस नहीं जोड़ा जा सकता। और अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल। अगर इस मंदिर को चट्टान काटकर बनाया गया तो जितना पत्थर काटकर हटाया गया, वह पत्थर गया कहां? कहां फेंका गया? कैसे हटाया गया? कितने लोगों ने इसे हटाया? और आखिर उस समय के कारीगरों ने पहले से कैसे तय किया कि कहां कितना पत्थर काटना है? क्योंकि वे नीचे से शुरू नहीं कर सकते थे, उन्हें ऊपर से शुरुआत करनी थी। एक गलत अनुमान, एक गलत कट और पूरी संरचना खतरे में पड़ सकती थी। और यहीं से कैलाश मंदिर की कहानी सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं रह जाती, यह बन जाती है प्राचीन इंजीनियरिंग की एक ऐसी पहेली जिसे देखकर आज का इंसान भी पूछता है, उस समय यह सब संभव कैसे हुआ? लेकिन इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब खोजें, हमें लगभग 1200 साल पीछे जाना होगा। उस समय जब न आधुनिक मशीनें थीं, न कंप्यूटर और न ही आज जैसी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। फिर भी एलोरा की चट्टान पर एक ऐसी संरचना उभरने वाली थी जो आने वाली सदियों तक लोगों को हैरान करने वाली थी। और सबसे दिलचस्प बात, जिस राजा के समय इस महान काम की शुरुआत हुई, उसके बारे में भी एक ऐसी कहानी है जो कैलाश मंदिर के रहस्य को और गहरा कर देती है। तो आखिर किसने इस मंदिर को बनवाया? क्यों बनवाया? और क्या सच में इसे पूरा करने में सिर्फ एक दो पीढ़ियां नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों का समय लगा? आइए कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां कैलाश मंदिर का इतिहास शुरू होता है। अब सवाल था, आखिर इस असंभव काम का आदेश किसने दिया था? किसी साधारण मंदिर के निर्माण की बात नहीं हो रही थी, यहां एक पूरी चट्टान को बदलना था। और इतिहास हमें इस कहानी को लेकर एक महत्वपूर्ण नाम देता है, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। लगभग 8वीं शताब्दी। भारत के इतिहास में वह समय जब बड़े बड़े मंदिर और स्थापत्य बन रहे थे। लेकिन कैलाश मंदिर इन सबसे अलग था, क्योंकि राजा ने केवल यह नहीं कहा था कि एक भव्य मंदिर बनाओ। कल्पना कीजिए, अगर आप किसी वास्तुकार को कहते हैं एक विशाल मंदिर बनाओ, तो वह पत्थर लाएगा, उन्हें काटेगा, एक के ऊपर एक रखेगा, दीवारें बनाएगा, स्तंभ लगाएगा और धीरे धीरे मंदिर खड़ा हो जाएगा। लेकिन यहां आदेश कुछ और था।
जिस चट्टान पर मंदिर बनना था वही चट्टान मंदिर बनने वाली थी। और यही फैसला कैलाश मंदिर को इतना असाधारण बनाता है, क्योंकि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया यहां उलट जाती है। आमतौर पर इंसान कुछ जोड़कर बनाता है, लेकिन यहां कारीगरों को कुछ हटाकर बनाना था। एक विशाल चट्टान से अनावश्यक पत्थर हटाते जाओ और धीरे धीरे मंदिर सामने आता जाए। लेकिन एक सवाल तुरंत उठता है, उन्हें पहले से कैसे पता था कि कहां तक काटना है? कहां दीवार रहेगी, कहां स्तंभ बनेगा, कहां मूर्ति निकलेगी, कहां छत बचेगी? और सबसे महत्वपूर्ण, अगर ऊपर से चट्टान काटते हुए कोई बड़ी गलती हो जाती तो उसे ठीक कैसे किया जाता? जवाब था, उसे ठीक करना लगभग असंभव था। यानी यह ऐसा काम था जिसमें प्लानिंग की गलती सिर्फ एक छोटी गलती नहीं थी, वह पूरी संरचना को नुकसान पहुंचा सकती थी। अब जरा उस समय की कल्पना कीजिए। आज किसी विशाल इमारत को बनाने से पहले इंजीनियर कंप्यूटर पर उसका मॉडल बना सकते हैं, 3D डिजाइन देख सकते हैं, माप को बार बार जांच सकते हैं। मशीनें पत्थर को बेहद सटीक तरीके से काट सकती हैं। लेकिन 8वीं शताब्दी में कारीगरों के पास थे हाथ के औजार, मापने की पारंपरिक तकनीकें, अनुभव और अविश्वसनीय धैर्य। यही कारण है कि कैलाश मंदिर को समझने के लिए केवल इसकी खूबसूरती देखना पर्याप्त नहीं है। हमें यह समझना होगा कि इस मंदिर को बनाने के लिए सबसे पहले क्या क्या हटाना पड़ा होगा। क्योंकि जब आप मंदिर को देखते हैं तो आपको एक शानदार संरचना दिखाई देती है, लेकिन उस संरचना के चारों तरफ एक और कहानी छिपी हुई है। वह कहानी है हटाए गए पत्थर की। हजारों हजारों पत्थर के टुकड़े, चट्टान से निकली सामग्री और एक ऐसा निर्माण स्थल जहां लगातार पत्थर टूट रहा था। लेकिन आखिर यह काम कितने बड़े पैमाने पर हुआ होगा? कितने पत्थर निकाले गए होंगे? कितने लोग इसमें लगे होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में यह पूरा मंदिर एक ही चट्टान से काटकर निकाला गया था, या इस कहानी में कुछ ऐसा भी है जिसे हम आज अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं? अगले हिस्से में हम कैलाश मंदिर की उस खासियत के अंदर जाएंगे जिसे देखकर पहली बार देखने वाला व्यक्ति शायद विश्वास ही न करे, क्योंकि मंदिर के सामने खड़े होकर आपको एक इमारत दिखाई देती है, लेकिन ऊपर से देखने पर आपको कुछ और दिखाई देता है। एक पहाड़ जिसे मंदिर में बदल दिया गया है। और यहीं से शुरू होती है कैलाश मंदिर की सबसे रोमांचक इंजीनियरिंग कहानी। अब एक बार फिर उस चट्टान की कल्पना कीजिए जिसके सामने खड़े होकर एक राजा ने कहा होगा, यहीं बनेगा कैलाश। लेकिन मंदिर बनाने के लिए उन्हें चट्टान में पत्थर जोड़ना नहीं था, उन्हें पत्थर निकालना था। और बहुत सारा पत्थर। जैसे जैसे कारीगर ऊपर से नीचे की तरफ चट्टान काटते गए, एक अजीब प्रक्रिया शुरू हुई। पहाड़ धीरे धीरे बदलने लगा। जहां पहले सिर्फ ठोस काला बेसाल्ट था, वहां धीरे धीरे आकृतियां दिखाई देने लगीं। फिर दीवारें, फिर स्तंभ, फिर मूर्तियां, और आखिरकार एक पूरा मंदिर। लेकिन जो पत्थर काटकर निकाला गया, वह कहाँ गया? यह सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, वास्तव में उतना ही जटिल है। क्योंकि कैलाश मंदिर कोई छोटी चट्टान काटकर नहीं बनाया गया था। यह एक विशाल रॉक कट कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब था, काम के दौरान निकलने वाले पत्थर और मलबे को लगातार हटाना पड़ता था। अगर मलबा वहीं जमा होता जाता तो कारीगर काम ही नहीं कर पाते, रास्ते बंद हो जाते, काम करने की जगह खत्म हो जाती, और सबसे महत्वपूर्ण, मंदिर की संरचना दिखाई ही नहीं देती। इसलिए
पत्थर हटाना भी निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। इंटरनेट पर अक्सर आपको एक बड़ा दावा सुनने को मिलता है कि मंदिर बनाने में लाखों टन पत्थर हटाया गया। और फिर सवाल पूछा जाता है, इतना पत्थर गया कहाँ? यह सुनने में बेहद रहस्यमय लगता है। लेकिन इतिहास में हर संख्या को अंतिम सत्य मान लेना सही नहीं है, क्योंकि वास्तविक एक्सकवेशन वॉल्यूम का अनुमान लगाना आसान नहीं। चट्टान का कितना हिस्सा वास्तव में हटाया गया, कितना हिस्सा प्राकृतिक रूप से मौजूद खुली जगह थी, कितना मटेरियल निर्माण के दौरान बाहर निकला, इन सबका सटीक हिसाब आज भी एक सरल संख्या में बताना मुश्किल है। और यही इस कहानी को और दिलचस्प बनाता है, क्योंकि रहस्य का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि कोई अलौकिक चीज हुई थी। कभी कभी रहस्य हमारी जानकारी की सीमा होती है। लेकिन एक बात लगभग निश्चित है, जिस पैमाने पर यह काम हुआ उसके लिए विशाल मात्रा में पत्थर हटाना पड़ा होगा। और यह काम एक दिन में नहीं हुआ होगा, एक महीने में नहीं, शायद एक पीढ़ी में भी नहीं। यह एक ऐसा काम था जिसके पीछे संगठन था, कारीगर थे, मजदूर थे, योजना थी, सामग्री और औजारों की व्यवस्था थी, और सबसे जरूरी समय था। अब सोचिए, एक कारीगर सुबह आता है, उसके सामने वही काला पत्थर, वह अपने हाथ में लोहे की छेनी पकड़ता है और हथौड़े से पहला प्रहार करता है। ठक, एक छोटा टुकड़ा टूटता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, हजारों प्रहार, लाखों प्रहार, और धीरे धीरे चट्टान का आकार बदलने लगता है। आज हम किसी विशाल मॉन्यूमेंट को देखकर पूछते हैं, इसे किसने बनाया? लेकिन कैलाश मंदिर को देखकर शायद बेहतर सवाल है, इसे बनाने के लिए कितनी पीढ़ियों ने अपना जीवन लगा दिया होगा? क्योंकि यह केवल वास्तुकला नहीं थी, यह एक लंबी प्रक्रिया थी जिसमें हर कारीगर शायद उस अंतिम मंदिर को कभी पूरी तरह देख भी नहीं पाया होगा। उसने केवल अपना हिस्सा पूरा किया होगा। एक स्तंभ, एक दीवार, एक मूर्ति, एक सीढ़ी, एक छोटा सा पत्थर का हिस्सा, और फिर अगली पीढ़ी ने वहीं से काम आगे बढ़ाया होगा। लेकिन अब एक और सवाल सामने आता है, अगर यह काम इतना विशाल था तो क्या कारीगर सिर्फ अंदाजे से काम कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। उनके पास अपने तरीके थे, मापने की परंपराएं थीं, ज्यामिति की समझ थी, पत्थर की प्रकृति को समझने का अनुभव था, और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें यह पता होना चाहिए था कि चट्टान के अंदर क्या बचाना है। क्योंकि मंदिर का निर्माण वास्तव में पत्थर हटाने से ज्यादा सही पत्थर बचाने की कला थी। एक गलत जगह से ज्यादा पत्थर हट गया तो कोई दूसरा पत्थर जोड़कर उसे वापस नहीं लाया जा सकता था। यानी इस मंदिर की हर दीवार, हर स्तंभ, हर मूर्ति किसी न किसी स्तर पर एक कैलकुलेटेड डिसीजन थी। और अब हम कहानी के उस हिस्से के बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं जहां कैलाश मंदिर की इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा चौंकाती है। क्योंकि सवाल अब यह नहीं है कि उन्होंने पत्थर कैसे हटाया, सवाल है उन्हें पहले से कैसे पता था कि कहां रुकना है। और इस सवाल का जवाब हमें ले जाएगा कैलाश मंदिर के सबसे बड़े रहस्य की तरफ। अब तक हमने जाना
कि कैलाश मंदिर को चट्टान काटकर बनाया गया। लेकिन असली मुश्किल अभी बाकी थी, क्योंकि किसी विशाल पत्थर को तोड़ देना और किसी विशाल पत्थर के अंदर से एक मंदिर निकाल देना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। अगर आप पत्थर तोड़ रहे हैं तो आपको केवल यह पता होना चाहिए कि क्या हटाना है। लेकिन अगर आप मंदिर निकाल रहे हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्या बचाना है। और यही वह जगह है जहां कैलाश मंदिर के कारीगरों की प्लानिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सोचिए, आपके सामने एक विशाल चट्टान है। आपके पास आज का कंप्यूटर नहीं, 3D मॉडल नहीं, लेजर मेजरमेंट नहीं, लेकिन आपको उसी चट्टान के अंदर एक विशाल मंदिर की कल्पना करनी है। आपको पहले से पता होना चाहिए कहाँ मुख्य मंदिर होगा, कहाँ प्रवेश होगा, कहाँ मंडप होगा, कहाँ स्तंभ होंगे, कहाँ मूर्तियां होंगी, कहाँ हाथियों की आकृतियां निकलेंगी और किस हिस्से में कितना पत्थर बचाना है। यह लगभग ऐसा है जैसे किसी विशाल पत्थर के अंदर एक पूरी इमारत पहले से मौजूद हो और कारीगरों का काम सिर्फ इतना हो, उस इमारत को बाहर निकालना। लेकिन वास्तव में यह उससे भी कठिन था, क्योंकि पत्थर के अंदर कोई दिखाई देने वाला ब्लूप्रिंट नहीं था। कारीगरों को अपनी योजना चट्टान पर ही लागू करनी थी। और यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात है। हम अक्सर कहते हैं प्राचीन लोगों ने यह काम बिना टेक्नोलॉजी के कर दिया, लेकिन यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा। उनके पास आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनके पास टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। उनके पास अपने समय की टेक्नोलॉजी थी, मापने के तरीके थे, ज्यामितीय ज्ञान था, पत्थर की प्रकृति समझने का अनुभव था, औजार बनाने की तकनीक थी और सबसे महत्वपूर्ण, विशाल निर्माण परियोजनाओं को संगठित करने की क्षमता थी। यही बात कैलाश मंदिर को और फैसिनेटिंग बनाती है, क्योंकि यह केवल कुछ प्रतिभाशाली मूर्तिकारों का काम नहीं हो सकता था। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत रही होगी। पत्थर काटने वाले, मूर्तिकार, माप लेने वाले, कारीगर, मजदूर, औजार बनाने वाले, सामग्री और भोजन की व्यवस्था करने वाले लोग, और ऐसे लोग भी जो पूरे काम की दिशा और योजना को नियंत्रित करते हों। यानी कैलाश मंदिर के पीछे सिर्फ एक राजा का सपना नहीं था, उसके पीछे एक पूरी ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम की जरूरत थी। लेकिन फिर भी एक सवाल बचता है, अगर सब कुछ इतनी प्लानिंग से किया गया तो क्या मंदिर की पूरी डिजाइन पहले से तय थी? क्या कोई ऐसा मूल आर्किटेक्चरल प्लान था जिसके आधार पर चट्टान काटी गई, या योजना काम के साथ साथ बदलती गई? इतिहास हमें हर सवाल का सीधा जवाब नहीं देता, और शायद यही इस कहानी का सबसे ईमानदार हिस्सा है, क्योंकि जहां प्रमाण हैं वहां हम उन्हें देख सकते हैं, और जहां प्रमाण नहीं हैं वहां हमें अनुमान को इतिहास नहीं बनाना चाहिए। लेकिन एक चीज हमारे सामने आज भी मौजूद है। परिणाम, एक विशाल मोनोलिथिक टेम्पल जिसमें आर्किटेक्चर और स्कल्पचर एक ही पत्थर का हिस्सा हैं। दीवार अलग से जोड़कर नहीं बनाई गई, स्तंभ अलग से लाकर नहीं लगाए गए। मंदिर का मुख्य ढांचा उसी चट्टान से निकाला गया, और यही देखकर सदियों बाद भी लोग रुक जाते हैं।
अब जरा मंदिर की एक और कल्पना कीजिए। ऊपर से देखने पर आपको एक विशाल रॉक मास दिखाई देता है, लेकिन उसके बीच एक मंदिर खड़ा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहाड़ के अंदर छिपे हुए मंदिर को धीरे धीरे उजागर कर दिया हो। और यही कारण है कि कैलाश मंदिर को देखकर कई लोगों के मन में एक और सवाल आता है। क्या यह काम वास्तव में उस समय के इंसानों के लिए संभव था? कुछ लोग कहते हैं नहीं। कुछ लोग तो इससे भी आगे जाकर कहते हैं शायद इसे इंसानों ने बनाया ही नहीं। और यहीं से कैलाश मंदिर की कहानी इतिहास से निकलकर इंटरनेट की सबसे लोकप्रिय थ्योरीज में प्रवेश करती है। एलियंस की थ्योरी। क्या सच में कोई ऐसी चीज है जो हमें यह मानने पर मजबूर करती है कि कैलाश मंदिर इंसानों का काम नहीं था? या फिर यह केवल एक आधुनिक कल्पना है जिसने एक महान प्राचीन उपलब्धि को और रहस्यमय बना दिया? अगले भाग में हम इसी सवाल का सामना करेंगे। क्या कैलाश मंदिर को इंसानों ने बनाया था? कैलाश मंदिर को देखकर एक सवाल बार बार पूछा जाता है, तो क्या सच में प्राचीन इंसान इतना बड़ा काम कर सकते थे? और शायद यह सवाल सुनने में जितना अजीब लगता है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर जवाब हाँ है तो हमें यह समझना होगा कि उस समय के कारीगरों के पास आखिर कौन सी तकनीक थी। और अगर जवाब नहीं है तो फिर सवाल और भी बड़ा हो जाता है, इसे बनाया किसने? यहीं से इंटरनेट पर एक थ्योरी बहुत लोकप्रिय हुई। कुछ लोगों ने दावा किया कि कैलाश मंदिर जैसी संरचना शायद इंसानों के लिए संभव नहीं थी। और फिर सामने आया एलियन वाला दावा। कहा गया कि शायद किसी बाहरी सभ्यता ने प्राचीन भारत में आकर इस तरह की संरचना बनाई। कुछ लोग मंदिर की विशालता को इसका प्रमाण बताते हैं, कुछ लोग इसकी इंजीनियरिंग को। कुछ लोग कहते हैं इतने पुराने समय में ऐसा काम संभव ही नहीं था। लेकिन यहां हमें रुकना होगा, क्योंकि असाधारण दावा करने के लिए असाधारण प्रमाण चाहिए। और कैलाश मंदिर के मामले में ऐसा कोई विश्वसनीय आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मौजूद नहीं है जो यह साबित करे कि इसे एलियंस ने बनाया था। यानी एलियन थ्योरी सुनने में जितनी रोमांचक है, इतिहास के प्रमाणों के आधार पर वह थ्योरी नहीं, कल्पना है। तो फिर असली कहानी क्या है? असली कहानी शायद और भी ज्यादा इंप्रेसिव है, क्योंकि प्राचीन भारतीय कारीगरों के पास अपनी इंजीनियरिंग नॉलेज थी। उन्हें पत्थर की प्रकृति पता थी। उन्हें यह समझ थी कि किस तरह चट्टान को काटना है। उन्हें ज्योमेट्री और प्रोपोर्शन की जानकारी थी। और सबसे महत्वपूर्ण, उनके पास पीढ़ियों से जमा हुआ कारीगरी का अनुभव था। संगीत। आज हम किसी चीज को देखते हैं और सोचते हैं मेरे पास यह मशीन नहीं है, इसलिए यह काम संभव नहीं। लेकिन इतिहास हमें बार बार दिखाता है कि इंसान मशीनों के बिना भी अविश्वसनीय काम कर चुका है। मिस्र के पिरामिड्स, रोमन आर्किटेक्चर, भारतीय रॉक कट टेम्पल्स और दुनिया के कई दूसरे प्राचीन मोनुमेंट्स हमें यही बताते हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब केवल मशीन नहीं है। ज्ञान भी टेक्नोलॉजी है। अनुभव भी टेक्नोलॉजी है। सही मेजरमेंट भी टेक्नोलॉजी है।
और हजारों लोगों को एक लक्ष्य के लिए संगठित करना भी एक तरह की टेक्नोलॉजी है। लेकिन इससे कैलाश मंदिर का रहस्य खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि अब हमारे सामने एक और सवाल है। अगर यह काम इंसानों ने किया, तो उन्हें इसे पूरा करने में कितना समय लगा? और क्या मंदिर एक ही राजा के शासनकाल में पूरा हो गया था, या फिर यह ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे कई वर्षों तक कई कारीगरों ने आगे बढ़ाया? यहीं पर इतिहास फिर से थोड़ा धुंधला हो जाता है, क्योंकि प्राचीन निर्माण परियोजनाओं के एग्जैक्ट टाइमलाइंस हमेशा स्पष्ट नहीं होते। हम कुछ ऐतिहासिक प्रमाणों से अनुमान लगाते हैं, लेकिन हर कारीगर का नाम, हर दिन का काम, हर साल निकाली गई चट्टान हमारे पास दर्ज नहीं है। और यही वजह है कि कैलाश मंदिर को लेकर कई बातें आज भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, जिस सभ्यता ने यह मंदिर बनाया, वह किसी भी तरह से तकनीक से अनजान सभ्यता नहीं थी, बल्कि उसने उपलब्ध साधनों को इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया कि परिणाम आज भी हमारे सामने खड़ा है। एक ऐसा मंदिर जिसे देखकर 21वीं सदी का इंसान भी कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है। लेकिन अब हमें मंदिर के बाहर से अंदर जाना होगा, क्योंकि कैलाश मंदिर की असली कहानी सिर्फ उसकी विशाल चट्टान में नहीं छिपी। उसकी दीवारों पर, उसकी मूर्तियों में, उसके स्तंभों में और उसके हर कटाव में एक और कहानी लिखी हुई है। और जब हम उन मूर्तियों को ध्यान से देखेंगे, तो एक बात समझ आएगी। कारीगर केवल पत्थर नहीं काट रहे थे, वे पत्थर में कहानी लिख रहे थे। और अगला सवाल होगा, आखिर कैलाश मंदिर की दीवारों पर इतनी अद्भुत कहानियां क्यों उकेरी गईं? और उनमें से कुछ आज भी हमें उस समय की सोच के बारे में क्या बताती हैं? यहीं से हम कैलाश मंदिर के सबसे खूबसूरत और शायद सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश करेंगे। अब तक हमने कैलाश मंदिर को एक इंजीनियरिंग मार्वल की तरह देखा, लेकिन अगर आप इसके सामने कुछ देर खड़े रहें, तो आपको धीरे धीरे एहसास होता है कि यह मंदिर सिर्फ पत्थर काटकर बनाया गया एक ढांचा नहीं है। इसकी दीवारें बोलती हैं, बस उनकी भाषा अलग है। पत्थर की भाषा। कैलाश मंदिर की दीवारों और संरचनाओं पर असंख्य मूर्तियां और दृश्य उकेरे गए हैं। देवताओं के रूप, पौराणिक कथाएं, पशु, योद्धा और ऐसे दृश्य जो उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक कल्पना को सामने रखते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन मूर्तियों को केवल सजावट समझना शायद बड़ी गलती होगी, क्योंकि प्राचीन मंदिरों में मूर्तियां अक्सर कहानी कहने का माध्यम थीं। उस समय हर व्यक्ति पढ़ लिख नहीं सकता था, लेकिन वह मंदिर देख सकता था और एक मूर्ति पूरी कहानी को बिना एक शब्द बोले उसके सामने रख सकती थी। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता है। उसके सामने विशाल पत्थर के स्तंभ हैं। चारों तरफ देवी देवताओं की आकृतियां हैं। ऊपर विशाल आर्किटेक्चर है और हर दिशा में एक अलग दृश्य। यह केवल सुंदरता नहीं थी, यह एक विजुअल लैंग्वेज थी, पत्थर में लिखी हुई कहानी। और कैलाश मंदिर में
भगवान शिव से जुड़ी कथाओं का विशेष महत्व दिखाई देता है। आखिर मंदिर का नाम ही कैलाश से जुड़ा है, वही पौराणिक पर्वत जिसे शिव का निवास माना जाता है। इसलिए पूरा मंदिर सिर्फ एक बिल्डिंग की तरह नहीं, बल्कि एक पवित्र कॉस्मिक लैंडस्केप की तरह भी देखा जा सकता है। लेकिन यहां एक और चीज ध्यान देने लायक है। कारीगरों को केवल एक बड़ी मूर्ति नहीं बनानी थी, उन्हें पत्थर में भाव पैदा करना था। चेहरे पर एक्सप्रेशन, शरीर में मूवमेंट, कपड़ों की लहर, आभूषणों की बारीकी, पशुओं की शक्ति और युद्ध या पौराणिक घटनाओं में मूवमेंट का एहसास, यह सब एक ऐसे पत्थर में किया गया जो खुद कठोर था। अब जरा एक मूर्तिकार की कल्पना कीजिए। उसके सामने एक सपाट पत्थर की दीवार है। कुछ दिनों बाद वहां एक चेहरा दिखाई देता है, फिर आंखें, फिर हाथ, फिर शरीर की आकृति, और धीरे धीरे एक पूरी कहानी। उस मूर्तिकार ने पत्थर पर कुछ लगाया नहीं, उसने पत्थर के अंदर से उसे बाहर निकाला। यही कैलाश मंदिर की सबसे खूबसूरत विडंबना है। मंदिर का आर्किटेक्चर हो या उसकी मूर्तियां, दोनों का मूल एक ही है, पत्थर। लेकिन हर महान मॉन्यूमेंट का एक दूसरा पक्ष भी होता है। समय, राज्य बदलते हैं, राजा बदलते हैं, युद्ध होते हैं, साम्राज्य गिरते हैं, और जो चीज सदियों तक खड़ी रहती है वह भी हमेशा सुरक्षित नहीं रहती। कैलाश मंदिर भी इतिहास के टर्ब्यूलेंट दौरों से पूरी तरह अछूता नहीं रहा। कई सदियों तक इस क्षेत्र ने अलग अलग राजनीतिक शक्तियों का उत्थान और पतन देखा, और मंदिरों को भी इन बदलावों का सामना करना पड़ा। कुछ मूर्तियों को नुकसान पहुंचा, कुछ हिस्से समय के साथ घिसे, कुछ डिटेल्स प्राकृतिक क्षरण से प्रभावित हुईं। लेकिन इसके बावजूद कैलाश आज भी खड़ा है, और यही बात शायद इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जिस पत्थर को इंसान ने काटकर बदला था, वही पत्थर अब हजारों साल की कहानी अपने ऊपर लेकर खड़ा है। लेकिन हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब हमें उस सवाल पर वापस लौटना है जिसने इस पूरी कहानी को शुरू किया था। क्या इंसानों ने सच में यह सब कर दिखाया? और अगर हां, तो क्या हमें इस मंदिर को रहस्य कहना चाहिए, या फिर यह रहस्य से भी ज्यादा बड़ी चीज है? मानव क्षमता का प्रमाण। अगले भाग में हम कैलाश मंदिर के इतिहास के उस दौर में जाएंगे जब यह भव्य संरचना सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं रही, बल्कि राजनीतिक संघर्षों और हमलों के दौर से भी गुजरी। और सवाल होगा, इतना मजबूत मंदिर आखिर कितना नुकसान झेल पाया? भाग 7, समय, संघर्ष और कैलाश मंदिर को बनाने में कितना समय लगा? यह सवाल आज भी पूरी तरह आसान नहीं है। लेकिन एक बात निश्चित है, जिस मॉन्यूमेंट को बनाने में इतना विशाल श्रम लगा होगा, उसे इतिहास ने हमेशा शांति से खड़ा नहीं रहने दिया। समय बदला, राजवंश बदले, सत्ता बदली, और एलोरा का क्षेत्र भी अलग अलग राजनीतिक शक्तियों के प्रभाव में आता रहा। मंदिरों के लिए सबसे बड़ा खतरा हमेशा प्रकृति नहीं होती, कभी कभी इंसान भी होता है। युद्ध, राजनीतिक संघर्ष, धार्मिक टकराव,
और सत्ता के बदला इन सब का असर ऐतिहासिक स्मारकों पर पड़ सकता है। कैलाश मंदिर भी पूरी तरह इससे अलग नहीं रहा। मंदिर की कुछ मूर्तियों और पत्थर के हिस्सों पर क्षति के निशान दिखाई देते हैं। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है। हर टूटी हुई मूर्ति के पीछे एक ही कारण मान लेना सही नहीं है। कुछ नुकसान प्राकृतिक एरोजन से हुआ होगा, कुछ समय के साथ, कुछ मानव गतिविधियों से, और कुछ क्षति संघर्षों के दौर से जुड़ी हो सकती है। इसलिए इतिहास को सनसनी से ज्यादा प्रमाण की जरूरत होती है। लेकिन कल्पना कीजिए, एक ऐसा मंदिर जिसे बनाने में असंख्य लोगों ने अपना श्रम दिया, जिसकी हर दीवार पर एक कहानी लिखी गई, और फिर सदियां गुजरती गईं। लोग आए, लोग चले गए, राजा आए, राजा चले गए, लेकिन पत्थर वहीं रहा। यही किसी मॉन्यूमेंट की सबसे अजीब शक्ति है। इंसान बदलता रहता है, पत्थर याद रखता है। कैलाश मंदिर ने कई अलग अलग युग देखे होंगे। उसके सामने से यात्रियों ने गुजरते हुए उसे देखा होगा, कारीगरों ने उसकी मरम्मत की होगी, स्थानीय लोगों ने उसके बारे में कहानियां सुनाई होंगी, और फिर धीरे धीरे यह मॉन्यूमेंट इतिहास का हिस्सा बन गया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब दुनिया ने प्राचीन भारतीय आर्किटेक्चर को एक अलग नजर से देखना शुरू किया। विद्वान, पुरातत्वविद, यात्री और शोधकर्ता एलोरा आने लगे, और जब उन्होंने कैलाश मंदिर को देखा तो उनके सामने वही सवाल था जो आज हमारे सामने है। इतना विशाल रॉक कट टेम्पल आखिर बनाया कैसे गया? आज हमारे पास आर्कियोलॉजी है। हम स्टोन कटिंग टेक्निक्स का अध्ययन कर सकते हैं। हम मंदिर की संरचना को देख सकते हैं। हम आर्किटेक्चर की तुलना दूसरे रॉक कट मोन्यूमेंट्स से कर सकते हैं। और इन सब चीजों से हमें एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है। कैलाश मंदिर कोई अचानक पैदा हुआ चमत्कार नहीं था। यह एक लंबी परंपरा का असाधारण रूप से विशाल परिणाम था। भारत में रॉक कट आर्किटेक्चर की परंपरा कैलाश मंदिर से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। अजंता, एलोरा की दूसरी गुफाएं और भारत के दूसरे रॉक कट मोन्यूमेंट्स दिखाते हैं कि कारीगरों को चट्टान में वास्तुकला बनाने का लंबा अनुभव था। इसका मतलब कैलाश मंदिर की कहानी अचानक शुरू नहीं हुई। उसके पीछे कई सदियों का आर्किटेक्चरल नॉलेज था। और शायद यही सबसे बड़ा जवाब है उस मिस्ट्री का जो हमें शुरुआत से परेशान कर रहा था। उन्होंने यह कैसे किया? शायद किसी एक सीक्रेट मशीन से नहीं, किसी रहस्यमयी शक्ति से नहीं, और किसी बाहरी सभ्यता से भी नहीं, बल्कि ज्ञान की कई पीढ़ियों से, कारीगरी से, गणना से, संगठन से, और अविश्वसनीय धैर्य से। संगीत धीमा। लेकिन क्या इससे सारे सवाल खत्म हो जाते हैं? नहीं, क्योंकि कुछ सवाल आज भी खुले हैं। उदाहरण के लिए, इतने विशाल एक्सकवेशन प्रोजेक्ट को व्यवहारिक रूप से कैसे मैनेज किया गया? पत्थर हटाने और वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करने की पूरी व्यवस्था कैसी रही होगी? निर्माण की एग्जैक्ट प्रक्रिया क्या थी? और सबसे दिलचस्प, क्या हमारे पास उस निर्माण का पूरा ब्लूप्रिंट कभी था? या वह योजना हमेशा के लिए
उस समय के कारीगरों के साथ चली गई। और शायद यही कैलाश मंदिर की असली खूबसूरती है। हम उसके सामने खड़े होकर उसका परिणाम देख सकते हैं, लेकिन उसकी पूरी प्रक्रिया हम कभी वापस जाकर नहीं देख सकते। हम केवल उसके निशानों से उस कहानी को दोबारा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंच रहे हैं, जहां हमें एक एक करके लोकप्रिय थ्योरीज को अलग करना होगा और देखना होगा कि कैलाश मंदिर का असली रहस्य आखिर बचता क्या है। हम लगभग 1200 साल पीछे से एक सवाल लेकर चले थे, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सुनने के लिए लोग आज भी कैलाश मंदिर को देखते हैं। आखिर इसे बनाया कैसे गया? क्या यह किसी रहस्यमयी तकनीक का परिणाम था? क्या कोई ऐसी खोई हुई टेक्नोलॉजी थी जिसका ज्ञान हमें आज नहीं है? या क्या सचमुच यह इंसानों की क्षमता से बाहर था? इंटरनेट पर आपको इसके कई जवाब मिलेंगे। कुछ कहेंगे इसे एलियंस ने बनाया, कुछ कहेंगे प्राचीन लोगों के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो आज खो चुकी है। कुछ लोग मंदिर के विशाल आकार को देखकर इसे एक ऐसा रहस्य बताते हैं जिसका जवाब आधुनिक विज्ञान के पास भी नहीं है। लेकिन अगर हम भावनाओं से थोड़ा पीछे हटें और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को देखें, तो तस्वीर कुछ अलग दिखाई देती है। कैलाश मंदिर कोई अकेली घटना नहीं है। भारत में रॉक कट आर्किटेक्चर की एक लंबी परंपरा रही है। अजंता, एलोरा की दूसरी गुफाएं और देश के कई अन्य प्राचीन रॉक कट मोनुमेंट्स हमें दिखाते हैं कि भारतीय कारीगर चट्टानों को काटकर आर्किटेक्चर बनाने में पहले से ही अत्यंत कुशल थे। इसलिए कैलाश मंदिर किसी अचानक हुए चमत्कार की तरह नहीं दिखाई देता, बल्कि यह उस लंबे अनुभव की एक असाधारण ऊंचाई दिखाई देता है। और शायद यही हमने इस कहानी का सबसे बड़ा सबक खोज लिया है। हम अक्सर प्राचीन मॉन्यूमेंट को देखते हैं और पूछते हैं, उस समय यह कैसे संभव था? लेकिन शायद हमें सवाल थोड़ा बदलना चाहिए। हमें पूछना चाहिए, उस समय के इंसान क्या क्या कर सकते थे जिसे हम आज भूल चुके हैं? क्योंकि आज हमारे पास मशीनें हैं, हमारे पास क्रेन्स हैं, हमारे पास कंप्यूटर मॉडल्स हैं, हमारे पास लेजर मेजरमेंट्स हैं, लेकिन हमारे पास वह चीज नहीं है जो कैलाश मंदिर के कारीगरों के पास थी। पीढ़ियों का अनुभव। एक गुरु अपने शिष्य को सिखाता था, शिष्य आगे किसी और को सिखाता था। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को नॉलेज देती थी और इस तरह एक ऐसी परंपरा बनती गई जिसका परिणाम कैलाश मंदिर के रूप में हमारे सामने खड़ा है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि कैलाश मंदिर के हर सवाल का जवाब हमारे पास है। नहीं, और यही बात इसे ईमानदारी से एक रहस्य बनाती है। हम इसके आर्किटेक्चर को देख सकते हैं, इसके स्कल्पचर्स का अध्ययन कर सकते हैं, इसके निर्माण की संभावित तकनीकों को समझ सकते हैं। लेकिन हम हर कारीगर की कहानी नहीं जानते। हमें हर दिन का रिकॉर्ड नहीं मिलता। हमें यह नहीं पता कि किस व्यक्ति ने कौन सा हिस्सा कब काटा, कौन सी प्लानिंग बैठक कहाँ हुई और किस दिन पहली बार किसी कारीगर ने पूरे मंदिर को
लगभग उसी रूप में देखा होगा जिस रूप में हम आज देखते हैं। और शायद यही सबसे खूबसूरत रहस्य है, क्योंकि कैलाश मंदिर का रहस्य किसी छिपे हुए कमरे में नहीं है, किसी अंडरग्राउंड ट्रेजर में नहीं है, और न ही किसी काल्पनिक एलियन कहानी में। उसका असली रहस्य इंसान के हाथों में है। एक पत्थर जिसे हम आज सिर्फ पत्थर समझते हैं, लेकिन किसी समय एक कारीगर ने उसी पत्थर में एक मंदिर देखा था। जहां हमें सिर्फ चट्टान दिखाई देती थी, उसे वहां एक संरचना दिखाई देती थी। जहां हमें सिर्फ एक दीवार दिखाई देती है, उसे वहां एक मूर्ति दिखाई देती थी। जहां हमें केवल कठोर बासाल्ट दिखाई देता था, उसने वहां कैलाश देखा। और यही कारण है कि कैलाश मंदिर को देखकर शायद सबसे सही शब्द असंभव नहीं है, शायद सबसे सही शब्द है अविश्वसनीय। क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि प्राचीन इंसान हमसे कम बुद्धिमान नहीं थे। उनके पास हमारी मशीनें नहीं थीं, लेकिन उनके पास समय था, धैर्य था, ज्ञान था, कारीगरी थी, और एक ऐसा सामूहिक संकल्प था जो पीढ़ियों तक चल सकता था। आज जब हम कैलाश मंदिर के सामने खड़े होते हैं, तो हमें केवल एक प्राचीन मंदिर नहीं दिखाई देता, हमें एक पूरी सभ्यता की क्षमता दिखाई देती है। एक ऐसी सभ्यता जिसने पहाड़ को देखा और कहा, इसे काटेंगे। फिर उसी पहाड़ को देखा और कहा, इसके अंदर मंदिर बनाएंगे। और आखिर में वह काम पूरा करके चले गए। लेकिन उनका काम आज भी वहीं खड़ा है। बारिश आई, धूप आई, सदियां गुजरी, राजा बदले, साम्राज्य बदले, लोग बदले, लेकिन कैलाश आज भी खड़ा है। और शायद अगली बार जब आप इसकी तस्वीर देखें, तो केवल इसकी सुंदरता मत देखिएगा, उस पत्थर को देखिएगा जो कभी एक विशाल पहाड़ का हिस्सा था। उस मूर्ति को देखिएगा जिसे किसी कलाकार ने अपने हाथों से बाहर निकाला। उस कोर्टयार्ड को देखिएगा जिसे बनाने के लिए चट्टान हटाई गई। और फिर खुद से एक सवाल पूछिएगा, अगर मेरे पास आज की कोई मशीन न हो, तो मैं क्या बना सकता हूं? कैलाश मंदिर का जवाब शायद यही है। इंसान की असली ताकत उसकी मशीनों में नहीं, उसके ज्ञान, धैर्य और कल्पना में होती है। और यही कैलाश मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है। एक पहाड़ था, इंसान आया और पहाड़ के अंदर से एक कैलाश निकाल दिया।